मैं शशिबाला आज इस टॉपिक में इंक के रॉ मटेरियल के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिस टाइप के आपके रॉ मटेरियल्स इंक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आज आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो इंक में आपका रॉ मटेरियल होता है उसमें बेसिकली हमारी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज कलर, यानी कि रंजक, यानी कि जो इंक को कलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विदाउट कलर इंक आपकी किसी भी वर्क के लिए यूज नहीं हो सकती। तो अगर हम कलरेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके कलरेंट्स हैं वो दो टाइप से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट डाई, सेकंड इज पिगमेंट। डाई और पिगमेंट दोनों ही हमारे कलर देने के लिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें डाई की तो डाई आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं विच प्रोवाइड द कलर टू पेंट और इंक, यानी कि जो पेंट या इंक को कलर देने के लिए यूज किए जाते हैं और वह ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये डाइज आपकी पूरी तरह से सॉल्युबल होती है, यानी कि ये डाई जो आपकी होती है वो किसी भी मिक्सचर में आसानी से सॉल्व होती है और ये पूरी तरह से टोटली सॉल्व हो जाती है उसमें। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट जो आपका है, पिगमेंट आपका नेचर वाइज इनसॉल्युबल होता है, यानी कि डाइज आपकी सॉल्युबल होती हैं और जो पिगमेंट होता है आपका इनसॉल्युबल होता है। बेसिकली जो आपके पिगमेंट होते हैं ये आपको प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं और ये जो पिगमेंट आपके होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जबकि आपकी जो डाइज होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं मोस्टली और पिगमेंट्स आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के होते हैं। पिगमेंट यदि अगर आपके सॉल्युबल होने लग जाए कुछ समय पश्चात तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पिगमेंट पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से डिग्रेड होने लग रहे हैं या फिर डिकम्पोज होने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी सब्सटेंस में अगर पिगमेंट का यूज कर रहे हैं तो अगर उस पर आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का इम्पैक्ट डालते हैं तो जो पिगमेंट पार्टिकल है वो अपनी सतह से डिस्प्लेस होने लग जाते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो सतह को धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं या फिर डिकम्पोज होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पिगमेंट सॉल्व होने लग जाते हैं, जैसे कि डाइज आपकी सॉल्युबल होती हैं। बट एक्चुअली में जो आपके पिगमेंट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि डाइज आपकी पूरे सॉल्यूशन में घुल जाती है और जो आपके पिगमेंट होते हैं वो आपके किसी भी मिश्रण की ऊपरी लेयर पे या फिर पूरे मिश्रण में पूरी तरह से डिस्पर्स जाते हैं। दे आर नॉट डिजॉल्व बट डिस्पर्स, ये आपके क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व ना होके डिस्पर्स होते हैं मटेरियल में। इसके बाद हम बात करते हैं कलरेंट के बाद डाइज प्लस पिगमेंट। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका व्हीकल। मेनली हमारा व्हीकल अगर नाम से हम जाने तो ये आपका वाहक कहलाता है, यानी कि किसी भी चीज को पूरी तरह से डन करने के लिए अगर आप जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे व्हीकल कहते हैं। अगर हम पेंट या इंक में व्हीकल की बात करें तो जो आपके व्हीकल होते हैं वो आपका एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें आपके रेजिन प्लस सॉल्वेंट मिक्स होते हैं, यानी कि रेजिन प्लस सॉल्वेंट अगर इनका हम टोटल मिक्सचर बनाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्हीकल। और इसी व्हीकल में या इसी मिक्सचर में आपका कलरेंट जैसे कि डाई या पिगमेंट हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंसेड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल। जो आपकी ऑयल है, ऑयल की टेंडेंसी होती है कि ये आपका जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो इंक का एक ऐसा गुण है कि इंक जो है वो अगर ओवर टाइम हो जाता है तो वो धीरे धीरे ड्राई होने लग जाती है और सरफेस से धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाती है। तो इस सेपरेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एडिटिव का इस्तेमाल करते हैं और उन एडिटिव्स के रूप में हम मोस्टली एडिबल ऑयल या फिर जैसा आपका लिंसेड ऑयल है इनका इस्तेमाल करते हैं। ये ऑयल आपके उसकी ड्राई होने की टेंडेंसी को थोड़ा रोक देते हैं और इंक को ज्यादा समय तक सरफेस के ऊपर रहने देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया व्हीकल हमारा मिक्सचर होता है रेजिन प्लस सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट ऐसा लेते हैं जिसमें आपका जो कंपाउंड यूज किया जा रहा है, यानी कि जो आपका बेसिक मटेरियल है रेजिन, वो रेजिन आपके उस सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो सके।
तो ऐसा हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं जो आपका पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें वाटर बेस्ड इंक की, तो वहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो होता है वो मेनली वाटर लिया जाता है। अदरवाइज आप जो रेजिन के अकॉर्डिंग या फिर जो आपके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट चाहिए आपको, उस तरह का आप किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग एजेंट प्लस एडिटिव प्लस वैक्स। तो जो आपके ड्राइंग एजेंट होते हैं वो ड्राइंग एजेंट इंक को जल्दी सुखाने का काम करते हैं। मीन अगर आपके ड्राइंग एजेंट यूज ना किए जाए तो इंक सूखने के लिए जितना समय लेगी, तो उस दौरान उसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल या फिर जो भी आपके डस्ट या डर्ट के पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर आकर अढेर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो व्यू दिखने में अच्छा नहीं होता है। इस वजह से हम ड्राइंग एजेंट का यूज करते हैं ताकि आपकी जो ड्राइंग रेट है इंक के सूखने की, वो दर आपकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव की। तो एडिटिव जो हमारे होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं नेचर वाइज, और ये जो आपके एडिटिव होते हैं ये फ्यू अमाउंट में किसी भी मिक्सचर के अंदर यूज करते हैं। तो ये एडिटिव हमारे फ्यू अमाउंट में यूज होते हैं, बट ये आपको जो प्रॉपर्टी देते हैं वो चेंजमेंट की देते हैं। यानी कि हम एडिटिव को अगर फ्यू अमाउंट में यूज करते हैं तो ये किसी भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने की भी टेंडेंसी ये रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्स की। तो जो आपके वैक्स इंक के अंदर यूज करते हैं वो वैक्स हमारे इसलिए यूज होते हैं क्योंकि जो इंक की आपकी परत होती है काफी थिन होती है। तो ये किसी भी अगर सब्सटेंस के ऊपर अगर आप इंक का यूज कर रहे हैं तो वो इंक सूखने के बाद अगर वो सब्सटेंस किसी भी अनदर सब्सटेंस के संपर्क में जब कांटेक्ट में आएगा तो उन दोनों के बीच में रबिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रबिंग की वजह से आपके जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे सरफेस से छूटने लग जाते हैं या फिर सरफेस को छोड़ने लग जाते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके जो इंक के पार्टिकल है वो सरफेस के साथ आसानी से या अच्छी तरह से पूरी तरह से कांटेक्ट में रहें और उस पर अच्छी तरह स्टिक रहें। इस वजह से यहाँ पर वैक्स मिलाने की वजह से जो आपका रब रेजिस्टेंस होता है वो रब रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है और इंक आपकी सरफेस पे काफी समय तक के लिए टिकी रहती है। अब इन सभी चीजों के मिश्रण यानी कि जो ऑल ओवर मैंने आपको सारी चीजें बताई, इन सभी का ऑल ओवर जो कॉम्बिनेशन होता है ये कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है इंक। तो जो हमारा मेन पार्ट है इंक का वो क्या था, कलरेंट। विदाउट कलरेंट आपके इन सभी पार्ट्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो टाइप्स ऑफ इंक जो मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताई थी। पहला कि आपके जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है इंक की, उसमें जो पहली है वो आपकी है लेटर प्रेस। सेकंड थी आपकी फ्लेक्सो। नेक्स्ट थी आपकी लिथो, और फिर मैंने आपको ये बताई थी लिथो के साथ ही ऑफसेट। इसके अलावा और भी आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ मेन चीजें यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो पहली चीज ये है, मैंने आपको बता दिया कि लेटर प्रेस और फ्लेक्सो दोनों ही लगभग एक समान है, बट फ्लेक्सो इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लेटर प्रेस प्रिंटिंग। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग को हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टाइपोग्राफी भी एक नेम है लेटर प्रेस का, तो आप लेटर प्रेस को टाइपोग्राफी भी कह सकते हैं। और जो आपका लिथो प्रिंटिंग है उसे हम प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। प्लेनोग्राफी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक प्लेन स्टोन या प्लेन मेटल की प्लेट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रिंटिंग होती है। अब बात यहाँ पर करते हैं जो आपकी तीन टाइप की प्रिंटिंग होती है, जैसे कि आपकी एक हो गई रिलीफ, नेक्स्ट थी आपकी इंग्रेव्ड। सॉरी एक चीज और रहेगी आपकी, यहाँ पर एक अनदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, दैट इज ग्रेवर प्रिंटिंग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने जो आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सारी बताई थी वो सब आपकी बेस्ड थी पहला रिलीफ प्रिंटिंग पे, दूसरी इंग्रेव्ड और तीसरी थी आपकी इचिंग पे यानी कि एज पे। तो जो आपकी रिलीफ प्रिंटिंग थी वो आपकी लेटर प्रेस
और फ्लेक्सो में यूज की जाती है। जो आपकी इंग्रेव प्रिंटिंग है वो आपकी ग्रेवर प्रिंटिंग में यूज की जाती है, और जो आपकी इचिंग है वो आपकी प्लेनोग्राफी यानी कि लिथो एंड ऑफसेट में यूज की जाती है। यहां पर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि सारी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो किस तरह से वर्क करती है। रिलीफ प्रिंटिंग में आपकी जो भी इमेज सरफेस होती है वो हमेशा नॉन इमेज से रेज्ड होती है, या ये चीज जो है आपकी, ये है आपकी इमेज्ड सरफेस, यानी जिसपे आपकी इमेज बनी हुई होगी वो हमेशा नॉन इमेज सरफेस से उभरी हुई होती है, यानी कि रेज्ड होती है। इंग्रेव्ड में यानी कि ग्रेवर प्रिंटिंग में, इंग्रेव्ड का मतलब होता है किसी भी चीज पे कोई भी आकृति का अंदर की ओर, यानी कि एक तरह से जैसे हम नक्काशी करना कहते हैं, यानी कि अगर कोई आपकी फ्लैट सरफेस है तो उसे किसी हार्ड सरफेस के द्वारा, किसी हार्ड मैटर के द्वारा उस पर अगर आप अंदर की ओर कोई आकृति बनाते हैं तो वो चीज आपकी इंग्रेव्ड कहलाती है। यानी कि इंग्रेव्ड का मतलब होता है उकेरना किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलीफ में आपकी सरफेस, इमेज सरफेस रेज्ड होती है, और इंग्रेव्ड में जो आपकी इमेज्ड सरफेस होती है, ये चीज, ये है आपकी इमेज्ड सरफेस जो इंग्रेव्ड होती है, यानी कि नॉन इमेज से नीचे होती है हमेशा, क्योंकि ये इंग्रेव्ड है इसलिए हमेशा ही नॉन इमेज सरफेस से नीचे की ओर होगी, और रिलीफ में ये आपकी इमेज सरफेस नॉन इमेज से हमेशा ऊपर की ओर होगी, यानी उभरी हुई होगी। और इचिंग में यानी कि जो आपकी लिथो और ऑफसेट में, इसमें आपका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, इसीलिए हम इसे प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। बट ये प्लेन होता है लेकिन इसके बावजूद भी इसे बहुत हल्की डेप्थ का, या फिर कहते हैं कि बहुत कम गहराई की हम इचिंग करते हैं, जिससे आपकी सरफेस या जो आपकी इमेज एरिया है वो नॉन इमेज एरिया से अलग शो हो। तो यहाँ पर आपकी इचिंग होती है, इचिंग से ज्यादा डेप्थ आपकी होती है इंग्रेव्ड की, और रिलीफ आपकी हमेशा रेज सरफेस होती है।